नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं सुमित और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट में वही दिन देखने को मिल रहा है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार ग्लोबल संकेतों को पीछे छोड़ेगा, एफआईएस को पीछे छोड़ेगा, और अगर शुरुआती झटका लग भी जाता है तो शायद फिर उसके बाद मार्केट पुल बैक के हिसाब से ऊपर आ सकता है। ठीक वैसा ही ट्रेड अभी तक तो देखने को मिल रहा है। कल एक 8200 के आसपास का ऐसा जंक्शन था जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और आज मार्केट फिर से उसको टच करने की हिम्मत कर रहा है, उसको कहें तो पार करने की भी हिम्मत जुटा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट मार्केट का पिछले 3 दिन का बिहेवियर ये सिद्ध कर देगा कि बाजार अब जल्दी शायद 8000 के नीचे ना आ जाए, जो कि टेक्निकल डेरिवेटिव दोनों ही एंगल से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल व्यू को लेकर अभी भी थोड़ी बहुत असमंजस है। 2 खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं आज। लोकेश उपल है और थोड़ी देर में राजेश गुप्ता भी जुड़ जाएंगे, जिनसे हम समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट में अब क्या करना चाहिए। आपके भी सवाल होंगे, आप जानना चाहेंगे कि अब आप एवरेज करें, जो सौदे आपने खड़े कर रखे हैं उसमें अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉफिट बुक करें। ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बेहद आसान तरीके से आप इस कार्यक्रम से जुड़े। पहले तो फेसबुक का तरीका है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आपके सामने लॉगिन आईडी मिल जाएगा जिस पे आप एक्सेस करें और हमको अपने सवाल भेजें ताकि हम एक्सपर्ट से पूछ पाएँ। और ध्यान इस चीज़ का रखिएगा, पूरा ये बताइएगा कितने शेयर हैं और कितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में राय दी जा सके। इसके अलावा 425823 पर भी आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पे आप फ़ोन करके सवाल पूछें। तो एक कुछ अहम लिंक है जिसके ज़रिए आप हम तक जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। चलिए, हमारे साथ पहले दर्शक भी मौजूद हैं। दीपक है रामनगर से बातचीत करने के लिए। दीपक जी नमस्कार। Sir, I am having India Cements 100 share at the rate rupees 117. ओके, और खरीदारी कब की आपकी दीपक जी? जी, एक बात की है वो 1 वीक, 1 हफ्ते पहले की। अब आप कितने समय तक इसमें बने रह सकते हैं? सर अभी तो मार्केट में उतार चढ़ाव है सर, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा सर। जैसे आप रिकमेंडेशन मिले उसके अकॉर्डिंग ही कर लेते जी। इनका सवाल लोकेश इंडिया सीमेंट पर है। करीब 100 शेयर हैं और 117 रुपए के भाव पे खरीदारी है। 118-118.25 का मौजूदा स्तर है। करीब 1% की बढ़त, नहीं खरीदारी से भी 1-2 रुपये मुनाफा हो रहा है। क्या कर सकते हैं इंडिया सीमेंट्स में? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित जी। जैसे कि आपने 170 के आसपास इंडिया सीमेंट्स खरीदा हुआ है, अगर मैं इंडिया सीमेंट्स के मंथली और वीकली चार्ट को स्टडी करता हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन बनी हुई है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें जो आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए वो सेल ऑन राइज की ही यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा सर, सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक, बिकॉज एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन द मार्केट विल हैम्पर द स्टॉक ऑन द फर्स्ट गो एंड यू कैन सी अ डाउन साइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 114 to 113। तो आप सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं और स्टॉक से बाहर आ जाइए। ठीक है। इस बीच श्रीधर भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। श्रीधर नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते, मेरा नाम श्रीधर है जी, पूछिए। मैंने 175 पे एक्साइड का शेयर लिया है। अच्छा, ठीक है। 200 शेयर। मेरा नजरिया है, लंबा नजरिया है। ठीक है। ये कब लिए थे सर आपने शेयर, कब लिए हैं ये? कुछ दिन पहले। ठीक है, कुछ खास वजह भी? ऑटो एंसिलरीज में एक्साइड अच्छा शेयर माना जाता है, इसीलिए मैंने वो शेयर लिया है। ठीक है, तो ठीक है, पूछ लेते हैं। राजेश, क्या करना चाहिए? थोड़ा रखना भी चाहते हैं, स्टडी भी करके बैठे हैं कि ऑटो एंसिलरी में एक्साइड ठीक है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में मेरा भी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ स्टॉक को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। एक लीडिंग ऑटोमोटिव बैटरी मैन्युफैक्चरर है, ऊपर से 100+ OEM क्लाइंट है इनके पास। इंडस्ट्रियल बैटरी में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से हाई एंड बैटरी सेगमेंट में करीब 1500 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है कंपनी, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होगा। जहाँ तक नंबर्स की बात है, मैं समझता हूँ काफ़ी इंक्रीजिंग है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो आई थिंक ओवरऑल कंपनी लुकिंग गुड। मुझे लगता है कि स्टॉक को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। जी, चलिए, तो आपको राय एक्साइड को लेकर मिल चुकी है। अब इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर अनिल खंडेलवाल मौजूद हैं, CFO कॉक्स एंड किंग्स के। नंबर्स पर साथ साथ डिमोनेटाइजेशन पर भी उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन मिस्टर खंडेलवाल नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। सबसे पहले सर नंबर्स पे बातचीत करते, थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर देखने को मिला कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के मुनाफे के ऊपर। हालांकि रेवेन्यूज़ में इतना बड़ा डेंट नहीं था। क्या प्रोबेबल रीज़न रहे इस तरह के नंबर्स के? तो देखिए, मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जो अगर आप हाफ ईयरली हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे और अगर लाइक टू लाइक परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक्चुअली
नेट रेवेन्यूज में 4% का इजाफा रहा है और EBITDA में भी 3% का इजाफा रहा है। तो अगर आप जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से है, जो कि एक्चुअली नॉन कैश आइटम। तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस में एक्चुअली H1 में परफॉर्मेंस बेटर रहा है। मिस्टर खंडेलवाल, ये फ्लक्चुएशन तो करेंसी की आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से फॉरेक्स एक्सपर्ट हमको बता रहे हैं वो रेंज थोड़ी वाइड है, ये $67 से लेके 72 तक की है। अब आप इसको हैच कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे करेंगे? तो मेरी जैसे अगर आप कॉक्सिंग गेन्स का देखेंगे तो एक्चुअली हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट GBP जैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वजह से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट की वजह से पाउंड 14% गिर चुका है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, जो बैलेंस शीट कंसोलिडेशन की वजह से आता है, उसका वो P&L इम्पैक्ट है। हालांकि जैसे मैं क्लैरिफाई कर दिया जिस मैंने आपको कि ये इसमें एक्चुअली नॉन कैश आइटम है, हम पूरी तरह से हेज्ड रहते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स पे, बट ये सिर्फ कन्वर्जन है बिकॉज हम इंडियन बैलेंस शीट में इसको कन्वर्ट करते हैं। जी सर, Q2 के बाद अब जो Q3 आएगा, क्योंकि इसमें ही पूरी तरह से इम्पैक्ट आ जाएगा, जो हॉलीडे सीजन है उसका भी, फेस्टिव डिमांड का भी, और साथ साथ अपकमिंग जो दिसंबर ईयर एंड की जो डिमांड होगी उसका भी। इनको आप कितना हद तक डिस्काउंट होते हुए देख रहे हैं Q3 के नंबर्स में? और दूसरा, क्या डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस रेवेन्यूज के ऊपर जो आने की उम्मीद है आता हुआ दिख रहा है आपको? मैं अगर सिर्फ 15 दिन का अगर एनालिसिस करूं और देखूं कि बिजनेस में डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो अगर डीमोनेटाइजेशन का हमारे जैसी कंपनीज में इम्पैक्ट एक्चुअली पॉजिटिव रहा है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि 20 से 30% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बाकी टोटली 60 to 70% अनऑर्गेनाइज रहा है। ये डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी बड़ा मार पड़ा है, जिसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो कंज्यूमर्स जाते थे अब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे को एक कस्टमर बेस बढ़ा मिला है। तो 15 दिन का ट्रेंड तो हमारे लिए डेफिनेटली उत्साहजनक है, और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हमारी जैसे ऑर्गेनाइज कंपनीज के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके सर, अगर आप क्वांटिफाई कर पाए कि कितना % इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपको मिला है बाकी टाइम के मुकाबले? देखिए, अगर एकदम सिंपल टर्म्स में देखें तो 60 से 70% का जो बिजनेस जो अनऑर्गेनाइज है वो बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी जैसी कंपनीज को मिला है। तो मुझे लगता है कि आगे अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आप हमें ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 20 से 25% का इजाफा हमारे बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है सर, ये शुक्रिया आपका पहले तो ये बताने के लिए आपने कि अब ज़्यादा इम्पैक्ट तो होगा नहीं नोटबंदी का, और वैसे भी आप तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आप कह भी रहे हैं कि आपके पास तो वैसे भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिससे कि नोटबंदी का सीधा असर आपके पास नहीं आता। रही बात करेंसी फ्लक्चुएशन की, तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्बिंग फैक्टर है, अदरवाइज करेंसी को लेकर कुछ ज़्यादा इनको अभी प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली हैज भी कर रहे हैं। शुक्रिया अनिल आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुपम हैं, मध्य प्रदेश से अपने सवाल पूछना चाहते हैं। अनुपम जी नमस्ते, पूछे सवाल। मैं लाइन पे खड़ा हूँ, 5 मिनट से मेरा नंबर। अनुपम, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? शायद अनुपम से भी इस बात नहीं हो पाएगी, लेकिन लोकेश, दोनों शेयर्स पे एक बार व्यू दीजिए, क्योंकि इनका जो SMS है वो बायकॉन पे है, 930 की इनकी खरीद रेट है, अभी रेट टू रेट चल रहा है, अभी रेट टू रेट बाहर आ जाए या फिर बने रहें। और दूसरा, जो कॉक्सन किंग की मैनेजमेंट बता रही थी कि इनके नंबर्स आगे चल के बेहतर आएंगे, एक बार मेरे को टेक्निकल व्यू इस पर भी दीजिएगा। अब नंबर अगर बेहतर आने वाले हैं कि टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है कॉक्सन किंग पे, दोनों पे राय दीजिए, बायकॉन पे और कॉक्सन किंग पे। डिम्बी जी, पहले मैं आपको कॉक्सन किंग पे राय दूंगा। अगर हम कॉक्सन किंग के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे भी वहाँ पे प्रेशर बिल्टअप हो रखा है, और मार्केट में टेक्निकली देखा जाता है कि जो मार्केट आने वाला फ्यूचर होता है उसको पहले ही डिस्काउंट कर लेती है। आज जो नोटबंदी को देख के जिनको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हो सकता है अगले 2 क्वार्टर्स में वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आए, कहीं ना कहीं रेवेन्यूज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिंग पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि मार्केट में जो कॉक्सन किंग के चार्ट है वो थोड़े वीक है, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक है ये 140 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो हम इसे अपने क्लाइंट्स के लिए तो अवॉइड लिस्ट में ही फिलहाल मेंटेन करेंगे। जहां तक बात है बायोकॉन की, बायोकॉन के चार्ट को स्टडी करते हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म पैटर्न बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि जो स्टॉक ने 1000 के लेवल्स को पिछली बार रिटेस्ट किया था उसको ये दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, इट्स अ गुड स्टॉक टू स्टे इनटू, इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। जी
तो बायोकॉन और कॉक्सन किंग्स से आपने मैनेजमेंट को भी सुना और टेक्निकल राय भी सुन ली कि आपको किस तरह से उसमें प्ले करना है, लेकिन इस बीच मार्केट 81-85 डे हाई पर पहुंच चुका है। 43 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, आधा फीसदी का उछाल और दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी कामकाज करते हुए 8185 का लेवल है। सेंसेक्स भी करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ डे हाई पर है और प्रोमिनेंटली आज जो मार्केट्स में प्ले कर रहा है वो है ऑटो और बैंकिंग। एक अच्छी तेजी इन दोनों स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है और सपोर्ट भी मार्केट को दे रहा है। रादर मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज खरीदारी है और रादर तीसरा दिन है जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार बाइंग बनी हुई है। पिछले हफ्ते खरीदारी थी शुक्रवार को, उसके बाद से खरीदारी इस हफ्ते जब शुरू हुई तो फ्रंट लाइन में उतनी ज्यादा खरीदारी नहीं थी। बैंकिंग में आज पीएसयू बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो में सिलेक्टिव स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति लगातार तीसरा दिन बाइंग देखने को मिल रही है। M&M आधा % ऊपर कामकाज करते हुए, बजाज ऑटो करीब 3/4% ऊपर है, लेकिन ऑटो सेल्स के जो एक रिएक्शन की उम्मीद है वो बाकी कंपनियों पे है जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है बाकी स्पेस के अंदर भी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में खरीदारी है, तेल गैस स्पेस के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली OMCs को अगर आप रखें तो काफी फोकस में रहने वाला है आज के सत्र में। एविएशन स्पेस में खरीदारी है, एविएशन स्पेस पूरा ही आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए, तो अलग अलग स्पेस में अलग अलग पॉकेट्स के अंदर कुछ बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये मार्केट का व्यू तो आपके सामने है ही और आप जो सवाल भेज रहे हैं उस पर एक्सपर्ट्स की हम राय भी ले रहे हैं। रमेश हमारे साथ, उन्होंने इनफैक्ट हमको एक SMS भेजा है, पुणे से हैं, वो सुनील हाईटेक के बारे में जानना चाहते हैं। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है सुनील हाईटेक पे? इनकी 368 रुपये की खरीदारी है। ये शेयर ऑलमोस्ट जो खरीदा हुआ रेट है उससे आधा हो चुका है। अभी भी एवरेज करें या फिर नहीं करें? क्योंकि ये शेयर आपको मालूम है सर्किट पे चलता था, पहले अपर सर्किट बाद में लोअर सर्किट। देखिए, फंडामेंटली अगर मैं स्टॉक को स्टडी करूं तो मुझे लगता है कि नंबर्स हालांकि कुछ क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं कंपनी के। कंपनी बेसिकली एक लीडिंग EPC में ऑपरेट करती है। कंस्ट्रक्शन, पावर, सोलर पावर को मैनेज करना, पावर प्लांट्स को भी मेंटेन करना, ये सब इनका मेन बिजनेस है। जहाँ तक ऑर्डर बुक की बात है, करीब 3500 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो कि 1.5 टाइम्स FY16 सेल्स है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये साल में करीब 2500 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर आएंगे, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी थोड़ा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा है कंपनी का। देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से बेच करके उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर वो मीडियम टर्म में स्टॉक को होल्ड कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा डाउन है, मिड कैप में पिटाई अच्छी खासी हुई है, तो जब ये रैली आएगी एक बार तो थोड़ा स्टॉक ऊपर आएगा। उस समय देखें कि अगर उनके भाव के आसपास आता है तो वहाँ पर निकलें। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है सुनील हाईटेक के संदर्भ में। 7-7.5 रुपए की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी समय से हमारे साथ KC तपाड़िया मौजूद हैं अजमेर से। तपाड़िया साहब नमस्कार। तपाड़िया साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनसे अब संपर्क टूट गया, लेकिन उनका सवाल IFCI पर था। 1000 शेयर हैं और 30 रुपए के भाव पे खरीदारी है। IFCI को लेकर आपकी राय क्या कहती है लोकेश? नंबर्स भी आए थे, नंबर्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर करीब 23 रुपए के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 7 रुपए घाटा है। आपकी राय IFCI पर? देखिए सुमित जी, अगर हम IFCI के चार्ट को स्टडी करते हैं, स्टॉक ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया क्लोज टू लेवल्स ऑफ 21 to 24, और जो 21-4 के दायरे को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद इसमें 30-32 रुपये के दायरे ऊपर की तरफ देखे गए। इन द करंट मार्केट कंडीशंस में थोड़ा सेल ऑफ देखा गया, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि अभी भी उसी दायरे के अंदर स्टॉक कर रहा है, जहाँ पर जो इसकी रेंज है वो 22 रुपये से लेकर 28 रुपये के बीच में मेंटेन्ड है। और जब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपनी पोजीशन में बने रही है। जैसे 28 रुपये के ऊपर स्टॉक आपको ब्रेकआउट देगा, आपको 32 से 34 रुपये के लेवल ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। वहाँ पर चाहे तो अपनी पोजीशन को ले ऑफ करके मुनाफे को बांध दीजिएगा, तो आप अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक एक कंसोलिडेटिंग रेंज के अंदर ही है। ठीक है, इस बीच रेहान हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से अपना सवाल पूछने के लिए। रेहान नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। सर मेरे को हिंदुजा फाउंड्रीज के 250 शेयर है 36 के भाव पे। अच्छा, मैं क्या करूं? ठीक है, आपने लिए कब थे ये सर? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। और एक बार मेरे को रेट वापस बताएंगे? 36 के रेट पे है हिंदुजा फाउंड्रीज। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। एक टेक्निकल व्यू पहले ले लेते हैं। लोकेश आप ही बताइए इस पे हिंदुजा फाउंड्रीज पे क्या करना चाहिए, क्योंकि 36 रुपये की इनकी खरीद है और 250 शेयर हैं। देखिए टिप्पी जी, अगर हिंदुजा फाउंड्रीज के चार्ट को स्टडी करते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग द लेवल्स क्लोज टू लेवल ऑफ 55 से जब स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल स्टार्ट हो गया, जहाँ पे स्टॉक ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट यानी कि 43 को ही ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ही अपडेट कर रहा है। यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट्स हैं साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक जो है एक वीक कैटेगरी के अंदर ही फंसा हुआ है, और ये 28 का जो इसने पिछली बार दायरा टेस्ट किया उसे रीटेस्ट कर सकता है। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है, सर इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू स्टे इनटू, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं, मिनिमाइज योर लॉसेज एंड एग्जिट द स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस।
ठीक है, जी। फिलहाल अभी 31-32 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है, 2% की गिरावट है, लेकिन किसी भी तरह की अब इसमें बढ़त आपको मिलती है तो सेल ऑन राइज करके आप इससे एक बार बाहर भी आ सकते हैं। चलिए, इस बीच डिम्पी 2 शेयर देख लीजिए। पहला है ग्लोबल ऑफशोर, एकाएक इसके अंदर बाइंग आई है, 3-3.5% का एक स्पाइक, 117-118 के स्तरों पे शेयर आ चुका है। थोड़ी देर पहले 113-14 के स्तरों पर था और दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह का वॉल्यूम ऐड हुआ है, जिस तरह की मोमेंटम आ रही है, शायद ये कैरी फॉरवर्ड हो। और दूसरा नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 3.5% ऊपर आ चुका है। पूरा लिकर चला, ये शेयर नहीं चला, वैल्यू में सबसे अच्छा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस पर आज एक रिपोर्ट भी आई है मॉर्गन स्टैनली की, जो बोल रही है 3200 रुपये के टारगेट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। तो एक डे हाई पर यूनाइटेड स्पिरिट्स ही पहुंच चुका है और ग्लोबल ऑफशोर भी है दिन के ऊपरी स्तरों पर। आप इन पर नजर बना कर रख सकते हैं।